सो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज हीरा मंडी को, जो कि आपको बहुत 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 पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए एंड चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये 1920 की बात है, जब अंग्रेजों का पूरा हिंदुस्तान पर शासन था। तब लाहौर के नवाब अक्सर ही अपने मनोरंजन के लिए तबाही के पास जाया करते थे। अब हमें रेहाना नाम के एक तवायफ को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में उसकी छोटी बहन मल्लिका का बच्चा है। और आज रेहाना उस बच्चे को किसी कुतुबुद्दीन नाम के एक नवाब को बेच देती है, जिसके बदले में रेहाना को काफी अच्छी रकम भी मिलती है। अब जैसे ये बात मल्लिका को पता चलती है, वो रेहाना पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे उसका बच्चा चाहिए था। पर रेहाना पर उसके चिल्लाने से कोई असर भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मानना ये था कि ये नाजायज बच्चा है और तवायफ के बच्चों को अक्सर नवाब खुद खरीद लिया करते हैं। जिस पर मल्लिका कहती है कि आपने मेरा बच्चा छीन लिया है, मैं भी आपसे सब कुछ छीन लूंगी। अब यहीं पे ये सीन कट होता है और हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब मल्लिका उन सभी तवायफों की रानी बन चुकी है और यहाँ पे जिसकी एक आवाज से ही लोग डर जाते हैं। यहाँ तक कि मल्लिका अपने बच्चियों पर भी जरा सा प्रेम भाव नहीं दिखाती, या यूं कहे कि मल्लिका थोड़ी कठोर टाइप सी औरत है। इसके बाद हम मल्लिका की छोटी बेटी यानी कि बब्बो जान को देखते हैं, जो नवाब वाली साहब के सामने मुजरा कर रही होती है। फिर सीन जाता है मल्लिका पर, जो नवाब जुल्फी के कार के साथ थी, और उन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि ये दोनों बहुत पुराने आशिक रह चुके हैं। अब जब मल्लिका अपने महल में वापस आती है, तो उसकी छोटी बहन वायदा आज भी वो जानने वाली साहब से कितनी रकम कमाई थी, वो सब लाकर दे देती है। तब मल्लिका उसे कहती है ये तो बहुत कम है, क्योंकि मल्लिका को उस पर शक था कि वो अक्सर उसमें से रकम चुराया करती है। इसलिए मल्लिका उनकी तलाशी भी करवाती है, पर वहीदा के पास उसे कुछ भी नहीं मिलता और फिर वो रोती हुई वहां से चली जाती है। हालांकि आगे जाकर हम देख पाते हैं कि हाँ, चोर तो वही है जो अक्सर लुटाए हुए पैसे में से एक हिस्सा रख लेती थी, इसलिए मल्लिका को उस पर शक था। इसके बाद हम मल्लिका की छोटी बेटी यानी कि आलम को देखते हैं, जिसे शायरिया लिखना बहुत पसंद है। पर मल्लिका उसे भी अपनी तरह तवायफ बनाना चाहती थी। फिर जब आलम के साथ ही साइमा उसे एक मोतियों वाला हार पहना रही होती है, तब गलती से वो हार वही टूट जाता है और साइमा डरने लगती है कि अगर ये बात मल्लिका को पता चल गई तो आज ही वो मुझे बेच देगी। इसलिए दोनों जल्दी से सारे मोती गिनने लगते हैं, क्योंकि मोती बहुत ही कीमती थे। फिर आलम जब मल्लिका को बताते जाती है कि वो मोतियों की माला टूट गई थी, पर हमने मोती बिन के लेके आए हैं, और वो भी पूरे 100 मोती। तब मल्लिका कहती है कि मोती तो पूरे 101 थे, और अगर वो एक मोती नहीं मिला तो आलम के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो आलम वो एक मोती कैसे भी ढूंढ कर लाती है, और ये देखकर मल्लिका उसकी तारीफ भी करती है। फिर मल्लिका आलम से कहती है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, इसलिए अब तुम्हारी नत उतराई का समय आ चुका है, जिससे तुम एक नामी तवायफ बन सकती हो। पर आलम को तो ये सब पसंद ही नहीं था, उसे तो एक शायरा बनना है। अब अगले दिन मल्लिका आलम की नत उतराई का ऐलान कराती है। तब ये बात आलम अपनी दोनों बड़ी बहनों को बताती है कि वो तवायफ नहीं बनना चाहती और उसके तो सपने कुछ और ही है। तब बड़ी बहन लज्जो कहती है कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, क्योंकि मेरी बुआ तो मुझे 6 साल की उम्र में यहाँ पर बेचकर चली गई थी। तब से मैं मल्लिका के साथ हूँ। इस पर बीबो भी कहती है कि हमें भी तो यहाँ से निकलना है था, पर हम कहाँ निकल पाए। अब इनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि लज्जो को नवाब जोरावर से प्यार है और वो उससे शादी भी करना चाहती है, ताकि वो इस नरक की दुनिया से बाहर निकल सके। और प्यार के कारण ही उसे शराब के नशे का भी चस्का लग चुका है। इसके बाद हम एक नवाब ताजदार को देखते हैं, जो हाल ही में इंग्लैंड से पढ़कर लौटा है। तब उसकी दादी कहती है कि तुम पूरे अंग्रेज बन चुके हो, तो तुम्हें नज़ाकत सीखने के लिए हीरा मंडी जाना चाहिए। ये वही इलाका है जिसकी मालकिन मल्लिका है। और दोस्तों, उस समय तवायफ के पास जाना नवाबों की शान बढ़ाने जैसा था, पर ताज हीरा मंडी जाने से मना कर देता है,
क्योंकि वो अय्याशी नहीं करना चाहता था। और फिर वो अपने पापा से जाकर मिलता है और बातों ही बातों में कह देता है कि ये अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं और हमें इन्हें भगाना चाहिए। जिस पर कोई भी ताश की बातों से सहमत नहीं था, क्योंकि ये सब नवाब थे जिसकी अंग्रेजों से काफ़ी अच्छी बनती थी। पर कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जो अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का जिम्मा उठा चुके थे। अब अगले दिन मल्लिका के पास एक नया अधिकारी मिलने आता है। उसे कहता है कि हमें एक तवायफ चाहिए जो हमारे जश्न में मुजरा कर सके, और इसके लिए हम मुंह मांगा दाम देने पर के लिए तैयार है। ये सुन के मल्लिका तो मना कर देती है, क्योंकि उसका मानना था कि तवायफ की वैल्यू ज़्यादा होती है जो सिर्फ नवाबों के लिए ही है, और अगर वो ऐसे ही कहीं भी जाकर मुजरा करने लगेगी तो उनकी औकात का क्या रह जाएगी। ये सुनते ही ऑफिसर गुस्से में वहां से चला जाता है और वो मन बना लेता है कि वो इस मल्लिका को सबक सिखा कर रहेगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस्ताद को बुलाता है जो हीरा मंडी में काफी अरसे से काम कर रहा है, और वो उसे कहता है कि मुझे मल्लिका की कमजोरी चाहिए, क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है। अब रात को मल्लिका आलम से एक पार्टी में चलने को कहती है, पर आलम तो इसके लिए बहाना बना देती है कि मेरी तबीयत खराब है। तब मल्लिका बताती है कि आज तो बड़े शायर नियाज साहब भी वहाँ उस पार्टी में आने वाले हैं, पर अब तुमने मना कर दिया है तो मैं अकेली चली जाऊंगी। यह सुनते ही आलम तुरंत मान जाती है, पर अब मल्लिका उसे नहीं ले जाती। तब आलम मल्लिका की बग्गी के पीछे छुप कर बैठ जाती है, क्योंकि वो नियाजी साहब की बड़ी फैन है। अब जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां नियाजी साहब की सब लोग शायर और शायरी सुन रहे थे, और आलम उनकी शायरी लिखने लगती है। तभी ताज उसे देख लेता है, और होना क्या था फिर, ताज आलम को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। फिर वो आलम के पास जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, पर उसी समय वहां पार्टी खत्म हो जाती है जहां से सब लोग चले जाते हैं, और ताज हर जगह आलम को ही ढूंढ रहा था। तभी ताज की दादी उसे मल्लिका से मिलवाती है और कहती है कि इनकी बेटी की नथ उतराई के लिए आपका नाम हमने दे दिया है। जिस पर ताज हीरा मंडी की बेइज्जती कर देता है और मल्लिका इससे नाराज हो जाती है। इसके बाद जब आलम वापस बग्गी के पीछे बैठकर महल पहुंचती है तो इस बार मल्लिका को पता चल गया था कि आलम भी वहां आई है, पर वो उसे उस समय कुछ नहीं कहती। फिर अगली सुबह होते ही सजा के तौर पर वो आलम की सारी शेर शायरी वाली डायरी फाड़ कर आग में जला देती है। इससे हम समझ पाते हैं कि मल्लिका में कितना गुरूर भरा है। अगर कोई उसकी बात ना माने तो उसे वो सजा देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। इधर हम बिब्बो को वाली साहब के साथ देखते हैं जो आशिकी कर रहे थे। तभी एकदम से वाली साहब को जाना पड़ता है, और वो बताते हैं कि शहर में कुछ बागी अंग्रेजों के खिलाफ धरने पर उतर आए हैं, इसलिए आज अंग्रेज हो सकता है कि उन पर गोलियां चलवा दे, इसलिए हमें ये सब रोकने जाना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा आलम के साथ उसको किताब दिलवाने के लिए ले जाती है, क्योंकि मल्लिका ने तो उसकी सारी किताबें जला दी थी। तो बुक स्टोर से ये लोग बुक खरीदते हैं, और मौका देखकर बिब्बो बुक स्टोर के मालिक से अपनी एक खास किताब मांगती है जो उसे किसी भी हाल में किसी क्रांतिकारी तक पहुंचानी थी। अब उस किताब में ऐसा क्या था वो तो हमें आगे पता चलेगा। फिर भी वो किताब लेकर आलम से बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। फिर आलम अंदर जाकर शायरी वाली किताब ढूंढने लगती है। तभी वो टकराती है ताज से, जिसे देखकर आलम भी खुश हो जाती है, क्योंकि सिर्फ ताज ही नहीं बल्कि आलम भी उसे पसंद करती थी। इधर हम बीबो को देखते हैं जो कुछ क्रांतिकारियों से मिलने आई थी। असल में वो भी इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहती थी, इसलिए वो नवाबों से आए दिन इंफॉर्मेशन लेकर इन्हें बताया करती थी। अब भी वो बता देती है कि वालिद साहब ने बताया है कि आज अंग्रेज शूट एंड साइट का ऑर्डर दे सकते हैं, इसलिए वो उन्हें किताब दे दी है। तब यह पता चलता है कि इस किताब में तो एक बंदूक है। इधर हम आलम ने अपनी पसंद की किताब खरीद ली थी, और अभी तक ना ही ताज को आलम का नाम पता था और ना ही आलम को ताज का। साथ ही आलम समझ रही थी कि ताज बुक स्टोर में काम करता है। अब आलम वो किताबें लेकर वहां से जाने लगती है, क्योंकि बिब्बो अभी तक नहीं आई थी। तभी वहां पर दंगे छिड़ जाते हैं और आलम उसमें फंस जाती है। तभी यहाँ ताज आकर पहले आलम को साइड ले जाता है, और फिर जब वो एक क्रांतिकारी को अंग्रेजों से पीटता हुआ देखता है तो उसकी जान भी बचाता है। फिर जैसे ही ताज को कोई अंग्रेज गोली मारने वाला था
तभी पीछे से वही क्रांतिकारी आता है जिसे बिब्बो ने बंदूक दी थी और वो उसे गोली मारकर ताज को बचा लेता है। अब इसके बाद ताज सीधा आलम के पास जाता है। वो वहां पर आलम जा चुकी थी और उसका रुमाल वहीं पर गिरा पड़ा था। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है और एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 25 साल पहले वाला सीन दिखाया जाता है, जहां पर रिहाना के पैर मल्लिका दबा रही थी। असल में उस टाइम पर रिहाना ही हीरा मंडी की मालकिन थी। तभी रिहाना को मल्लिका से पता चलता है कि उसका तो जुल्फिकार से चक्कर चल रहा है, जो कि रिहाना का साहिब था, यानी कस्टमर। इस पर रिहाना भड़क जाती है और मल्लिका की बेइज्जती करने लगती है कि अब तो मैं तुझे कुछ ही पल में बेच दूंगी। तभी मल्लिका को गुस्सा आता है और वो रिहाना को जान से मार देती है। थोड़ी देर बाद वहां पर जुल्फिकार भी आता है और वो ये सब देखकर हैरान था। तब ये दोनों मिलकर रिहाना की लाश को महल के बीचों बीच जला देते हैं और झूमर पर टांग देते हैं। फिर मल्लिका जुल्फिकार को भगा देती है और जोर जोर से रोने लगती है। असल में इनका प्लान था कि ऐसा दिखाएंगे कि रिहाना आत्महत्या कर ली है। फिर जब सब लोग यहाँ पर आते हैं तो वो भी मान जाते हैं कि रिहाना ने सुसाइड कर लिया होगा। हालांकि इसके बावजूद मल्लिका को जेल हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि मल्लिका ने ही रिहाना को मारा है, क्योंकि झूमर के नीचे ना तो कोई टेबल था और ना ही कोई कुर्सी, तो आखिर वो लटकी कैसे। पर इन सब के बावजूद जुल्फिकार अंग्रेजों को पैसे खिलाता है और उस केस की फाइल को लेकर मल्लिका को आजाद करा लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और आज रिहाना की मौत को 25 साल बीत गए थे। इसलिए ये सब ख्वाब महल में जाते हैं जहाँ रिहाना की मौत हुई थी और ये उसे श्रद्धांजलि देते हैं। पर हम देखते हैं कि मल्लिका रिहाना के लिए अभी भी ये कहती है कि तुम्हारी आत्मा को कभी भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भी उसके मन में रिहाना के प्रति द्वेष था। तभी मल्लिका की छोटी बहन वहीदा कहती है कि मुझे यहाँ की चाबियां दे दो, मैं अब यही रहूंगी, क्योंकि पहले भी मल्लिका वाहिदा से वादा कर चुकी थी कि हम तुम्हें ख्वाबगाह देंगे। पर इस बार भी वो उसे मना कर देती है कि हवेली इस केस पर चल रही है और वो पूरा होते ही वो उसे वो दे देंगी। इसके बाद हम लज्जो को देखते हैं, जो अपनी बहन बीबो को बताती है कि वो जोरावर से कितना प्यार करती है और शादी के बाद भी वो कहाँ कहाँ जाएंगे। पर बिब्बो जानती थी कि जोरावर तो किसी और लड़की से प्यार करता है, और जब वो इस बारे में लज्जो से पूछती है तो लज्जो भड़क जाती है और जोरावर से सिर्फ मेरा है। जिसके बाद वो खूब शराब पीकर जोरावर से मिलने जाती है और वहीं पर गिर जाती है। इधर ताज इतर बताने वाले लोग के पास जाता है और आलम का रुमाल सूंघा कर पूछता है कि ये खुशबू वाला इत्र किसने लिया था। पर इत्र वाले को तो पता नहीं था कि तब वो रुमाल आलम की दोस्त साइमा देख लेती है और चुपचाप उस रुमाल को लेकर सीधा आलम को दे देती है, जिससे साइमा को पता चलता है कि आलम भी उसी आदमी से प्यार में पड़ चुकी है। इधर अब लज्जो आज फिर नशे में जोरावर से मिलने जाती है और यहाँ जोरावर उसे बता देता है कि वो किसी और लड़की से शादी करने वाला है। पर लज्जो तो यहाँ हंगामा करने लगती है, जिस पर जोरावर उसे कैफे से ही बाहर निकाल देता है और वो बेचारी लज्जो बस अपने प्यार के लिए तड़पती रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज मल्लिका आलम को बहुत अच्छे से तैयार करवाती है, क्योंकि उसकी जल्दी ही नथ उतराई की समय होने वाली थी और ये सब उसी की तैयारियां चल रही थी। पर आलम को तो ये जरा भी अच्छा नहीं लगता था कि वही बिब्बो को ये भी पता चलता है कि जोरावर जल्द ही शादी करने वाला है और इसी शादी में लज्जो ही मुजरा करने जाएगी। तब बिब्बो उसे मना कर देती है कि लज्जो तुम मत जाओ, पर मल्लिका कहती है कि इसे जाने दो। अब इसके बाद जोरावर की शादी होती है और वहां लज्जो मुजरा दिखाने पहुंच जाती है। फिर जब मुजरा शुरू होता है तो लज्जो बात बात पर जोरावर से चिपक जा रही थी। इसलिए तंग आकर जोरावर उसे छांटा लगा देता है। तभी वहां मल्लिका पहुंच जाती है और वो कहती है कि जो भी लज्जो ने किया उसके लिए उसे वो कभी माफ कर दो, पर अब तो तुमने जो किया उसके लिए तुम लज्जो से माफी मांगो। इसे जोरावर गुस्से में मल्लिका को ही सुनाने लगता है कि तुम तवायफ को हमारे सामने औकात ही तुम्हारी क्या है। तब मल्लिका गुस्से में आके ये कहती है, यहाँ पर एक सच बताती है कि तुझे लगता है तुझमें नवाबी खून है, पर असल में तू तो मेरी औलाद है, जिसे तेरे पापा खुद छीन कर मुझसे ले गए थे।
ये सुनकर भरी महफिल में जोरावर शर्मसार हो जाता है, क्योंकि अब तक वो इस गलत फहमी में था कि वो नवाबी खून है। इसके बाद मल्लिका और लज्जो बग्गी से जा रहे होते हैं। लज्जो खूब शराब पीती है। तभी एकदम से लज्जो गिर जाती है और मल्लिका देखती है कि लज्जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब इसके बाद सब लोग लज्जो को अंतिम विदाई देते हैं और किसी के भी आंसू नहीं रुकते। सबका यही मानना था कि प्यार में तो ये होना ही था। अब इसके बाद यहाँ एंट्री होती है रिहाना की बेटी फरीदा की, जो पूरी अपनी माँ की तरह ही लग रही थी। और वो मल्लिका से कहती है कि मैं अपनी माँ का बदला लेने आई हूँ और जल्दी यहाँ से एक और जनाजा निकलेगा। जिसके बाद वो मल्लिका से अपनी माँ की अंगूठी छीन लेती है और यहाँ से जाने लगती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम 25 साल पहले मल्लिका का और जुल्फिकार का को साथ में देखते हैं, जहाँ वाहिदा उनके पास आती है और कहती है कि रिहाना के नाम दो महल थे, एक शाही महल जिसमें आप रहती है और एक ख्वाब महल जो वीरान में पड़ा है, इसलिए आप उसे मेरे नाम कर दीजिए। अब मल्लिका भी कह देती है कि हाँ, हम उसे तुम्हें सौंप देंगे, पर वाहिदा का कहना था कि आप दस्तखत कर दीजिए ताकि ऑफिशियली वो मेरा हो जाए। इसी बात को लेकर यहाँ गर्मा गर्मी हो जाती है और जुल्फिकार को गुस्से में उसे पेन से वहीदा का चेहरे पर वार कर देता है और यही निशान आज तक वाहिदा छुपा कर रखती है, क्योंकि इससे उसकी सुंदरता कम हो गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां आज मल्लिका और वाहिदा ख्वाब महल के मामले के लिए कोर्ट जा रहे थे। असल में ख्वाब महल जिस नवाब का था, उसने खुश होकर उसे रिहाना को दे दिया था और अब उस नवाब की मौत के बाद उसके घर वाले ख्वाब महल को वापस मांग रहे थे, जो मल्लिका देना नहीं चाहती। इसलिए इनका केस कोर्ट में चल रहा था और मल्लिका ने वाहिदा से वादा भी किया था कि जैसे ही वो इस केस को जीतेंगे, ख्वाब महल उसी का होगा। अब कोर्ट में नवाब की फैमिली का वकील ख्वाब महल की मांग कर रहा था। तब मल्लिका उसका मुंह तोड़ जवाब देती है कि मेरे पास तो ख्वाब महल की चाबियां है, तुम्हारे पास उसके पेपर हो तो बताओ। उसी समय यहाँ पर मल्लिका नवाब के बेटे की भी बेइज्जती कर देती है, जिस पर वो उसका गिरबान तक पकड़ लेता है और कोर्ट में मल्लिका के जवाब के कारण ख्वाबगाह महल मल्लिका का हो जाता है। इसके बाद मल्लिका ख्वाबगाह की चाबी वाहिदा के हाथ में दे देती है, जिससे वाहिदा काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो बचपन से ही ख्वाबगाह चाहिए था। अब अगले दिन वो वहीदा मल्लिका पे पास आती है तो देखती है कि वहाँ तो उस नवाब की बीवी बैठी है और मल्लिका वाहिदा से ख्वाबगाह की चाबी लेकर उस नवाब की बीवी के हाथ में दे देती है। यानी यहाँ फिर से वाहिदा का मल्लिका ने पागल बनाया था। और अब वाहिदा गुस्सा होती है तो मल्लिका बताती है कि अगर फरीदा ने हम पर अपनी माँ के हिस्से का महल मांगने के लिए केस कर दिया तो हम हार जाएंगे और मुझे हारना मंजूर नहीं है, इसलिए ये महल जिसका है उसे लौटा दिया है। अब रात को वाहिदा आकर मिठाई बांटने लगती है कि ख्वाबगाह में नवाब की बीवी रहने आ गई है। असल में ख्वाबगाह मल्लिका के महल के सामने ही था, इसलिए जब ये लोग खिड़की से देखते हैं तो पता चलता है कि नवाब की बीवी से तो ये महल फरीदा ने ले लिया है। और जो देखकर मल्लिका के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फरीदा भी यहाँ पर कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, वो यहाँ जरूर कुछ कांड करने आई है। अब अगले दिन फरीदा के पास उस्ताद जी आते हैं, जिन्हें पल पल की खबर रहती है। फिर इन दोनों के बीच खूब बातें होती है और उस्ताद जी फरीदा को मल्लिका की कमजोरी बताने लगते हैं कि उसकी बेटी आलम तो तवायफ बनना ही नहीं चाहती और सुना है किसी से मोहब्बत भी हो गई है। साथ ही वो कहता है कि एक अंग्रेज अधिकारी हाल ही में आया है, उससे बात करो, वो भी मल्लिका से बदला लेना चाहता है। इधर हम आलम को देखते हैं, जो आज बुक स्टोर पर ताज से मिलने आई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो यहीं पर काम करता है, पर स्टोर का मालिक बताता है कि वो कोई नौकर नहीं थे, बल्कि ताज एक नवाब है। तब आलम सोचती है कि अब उन्हें मिलना ही होगा, तो मिल ही जाएंगे। यहाँ ताज आज क्रांतिकारियों के ग्रुप से मिलता है, जहाँ हामिद नाम का आदमी भाषण दे रहा था और आगे क्या रणनीति अपनानी है वो बता रहा था। तब ताज उनके साथ ही मिल जाता है और इधर उस्ताद को हम देखते हैं, जो ख्वाबगाह में कुछ लड़कियों को लेकर आता है, जब यही तवायफ का काम करेंगी। फिर उस्ताद फरीदा को ताज की फोटो दिखाकर कहता है कि यही है जिससे आलम इश्क करती है और मल्लिका ने इसी को सिलेक्ट भी किया है।
इसकी नथ उतराई के लिए। पर वो लड़की ये बात नहीं जानती, अगर आप इसको अपना बना ले तो मल्लिका को तगड़ा झटका लगेगा। पर फरीदा कहती है कि नहीं, अब हम इन्हें मिलवा जाएंगे, इसके जिनके बीच कुछ इश्क होगा, और इश्क तो सब कुछ निकल जाता है। फिर उस्ताद बताता है कि बिब्बो जान के साहब वाली साहब है, जिन्हें वो बहुत चाहती है, उनका कुछ करना है क्या? तब फरीदा कहते हैं कि हाँ, हमारा शिकार वाली साहब होंगे। क्योंकि इसके बाद वो आलम बिब्बो के पास जाती है और वो उससे कहती है कि आपके साथ दावत पर हम भी चलेंगे। असल में वाली साहब ने बिब्बो के लिए दावत रखवाई थी, जहाँ बड़े बड़े नवाब आते थे, और आलम को लग रहा था कि शायद वो ताज भी आएगा, क्योंकि उसे ताज से मिलना था। इसके बाद हम रात वाली साहब की दावत देखते हैं, जहाँ वाली साहब बिब्बो को बहुत तारीफ करते हैं, और तभी वहाँ उनसे मिलने फरीदा आने वाली थी, और वो वाली साहब से फ्लर्ट करने लगती है, जिसे देख बिब्बो को अच्छा नहीं लगता, और वो समझ जाती है कि वाली साहब कोई मुझसे छीनने आई है, इसलिए वो उन्हें वहां से अपने साथ ले जाती है। इसके बाद फरीदा सीधा आलम से मिलने आती है और बातों ही बातों में ताज का जिक्र छेड़ देती है, और ये भी कहती है कि ताज से प्यार करती हो तो कल दरगाह पर तुम दुआ मांगने तुम्हारा वो आएगा। जिस पर आलम कुछ ज्यादा नहीं बोलती। फिर जब उसे ताज दिखता है तो वो उससे बात करने चली जाती है। अब ये दोनों यहाँ काफी सारी बातें करते हैं, अपने अपने पसंद की शेर और शायरी पढ़ते हैं, पर अभी भी इन्हें पता नहीं था कि कौन कहाँ रहता है। यहाँ तक कि इन्हें तो एक दूसरे के नाम भी नहीं पता होते। इसके बावजूद इन्हें प्यार हो जाता है। इसके बाद फरीदा ताज से मिलती है और उससे आलम की बातें करने लगती है। फिर वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी मुलाकात आलम से करवा दूं, तो जिस पर ताज को विश्वास नहीं होता, लेकिन फरीदा कहती है कि तुम दोनों की मुलाकात कल दरगाह में होगी, जो हीरा मंडी में है। तब ताज कहता है कि उस तवायफ के इलाके में उस शरीफ लड़की का क्या काम? तो फरीदा उसे ये नहीं बताती कि आलम एक तवायफ की बेटी है, क्योंकि वो जानती थी कि इससे ताज शायद आलम से दूरी बना ले, और यह प्लान खराब हो सकता है। अब अगले दिन आलम ताज का दरगाह पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो फरीदा की बातों में आ गई थी। पर काफी समय बीत जाता है, ताज वहां नहीं आता, और ये सब ऊपर से फरीदा देख रही थी। उसी समय वहां ताज आ जाता है, पर उससे पहले आलम उठकर फरीदा से मिलने पहुंच जाती है। अब फरीदा उससे कहती है कि जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ, और देखो तुम्हारा ताज आ गया। अब आलम दूरबीन से ताज को देखकर उससे मिलने भागती है, पर तब तक तो ताज वहां से जा चुका था, और फरीदा उससे कहती है कि अब तुम उससे अगले हफ्ते ही मिल पाओगी। अब जैसा फरीदा ने कहा वैसा ही आलम के साथ हुआ था, इसलिए आलम को विश्वास हो जाता है कि फरीदा काफी कुछ जानती है। इसके बाद फरीदा सीधा उसी अधिकारी से मिलने जाती है जो मल्लिका का दुश्मन था, और वो अपनी माँ रिहाना के केस खुलवाने की बात करती है, पर वो अधिकारी तो मना कर देता है कि ये केस बहुत पुराना है, इसलिए हमारे पास उसकी ना तो कोई फाइल है और ना ही कोई गवाह। जिस पर फरीदा अधिकारी को अपनी बातों में फंसाकर कहती है कि उसका इंतजाम मैं करूंगी, आप बस इस केस को खोलिए। इसके बाद हम ये बात जैसे जुल्फिकार को पता चलती है कि फरीदा अपनी माँ का केस दोबारा ओपन करवा रही है, तो वो सीधा मल्लिका के पास पहुंचकर उसे धमकाने लगता है कि वो केस की फाइल मैंने तुम्हें दी थी इसी समय वो कहाँ है। वो क्योंकि अगर वो किसी के हाथ लग गई तो ये मामला बिगड़ सकता है, और उसमें सब कुछ लिखा था। तब मल्लिका उसी पल से वो फाइल ढूंढने में लग जाती है, पर उसे वो फाइल कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो वहीदा को बुलाकर फाइल के बारे में पूछती है, क्योंकि 25 साल पहले उसने वाहिदा को ही वो फाइल संभालने को दी थी। जिस पर वाहिदा बताती है कि वो फाइल तो उसने उसी समय जला दी थी, जिसे सुनकर मल्लिका की जान में जान आती है। इधर हम फरीदा को देखते हैं, जो मल्लिका को एक और झटका देने की फिराक में थी, इसलिए वो अपनी नथ उतराई की रस्म करवाना चाहती है। तब ये बात जैसे ही मल्लिका को पता चलती है, वो हीरा मंडी की तवायफ को मीटिंग बुला लेती है, क्योंकि ये रूल था कि नथ उतराई कुंवारी लड़कियों की होती है, और सबका यही कहना था कि फरीदा तो कई सारे आदमियों के साथ सो चुकी है, और उसे तो मल्लिका ने 9 साल की उम्र में ही बेच दिया था, तो वो कुंवारी कहाँ रही। इस पर फरीदा भड़क जाती है और कहती है कि अगर यही रूल है तो आज से ये रूल बदल जाएगा, और मैं अपनी नथ उतराई जरूर करवाऊंगी, और वो इसकी अनाउंसमेंट भी करवा देती है।
तब मल्लिका भी फरीदा को हराने के लिए अपनी चाल चलती है और वो बिब्बो जान का आखिरी मुजरा रखती है। यानी आज के बाद बिब्बो जान कहीं कभी मुजरा नहीं करेगी और ना ही कभी कोठे पर बैठेगी। और उसकी अनाउंसमेंट मल्लिका करवा देती है, जिससे बिब्बो खुश नहीं थी। अब असल में मल्लिका ने ये चाल इसलिए चली क्योंकि हीरा मंडी के जब भी किसी की नत उतराई होती है तो सारे नवाब उसे देखने जाते हैं, और अगर किसी तवायफ का आखिरी मुजरा हो तो उसके सामने ना तो कोई रस्म काम आती है और सब कुछ फीका पड़ जाता है, क्योंकि सारे नवाब तो तवायफ का आखिरी मुजना देखने आते हैं। इसी कारण सब नत उतराई की रस्म में फरीदा के यहाँ कोई भी नहीं आता और सारे नवाब बिप्पो जान का आखिरी मुजरा देखने पहुंच जाते हैं। अब फरीदा ये सब सोचकर काफी गुस्से में थी, तभी वहां मल्लिका आती है और उसकी बेइज्जती करके चली जाती है, जिस पर फरीदा का कहना था कि ये चाल भले ही तुम जीती हो, पर आगे की तैयारी कर लेना क्योंकि मैं बहुत भयंकर चाल चलूंगी। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम फरीदा को देखते हैं। इसकी नत उतराई में कोई नहीं आया था, इसलिए वो उदास थी। तभी यहाँ पे वालिद साहब आते हैं और बताते हैं कि हमने कल रात बिब्बो जान को आखिरी सलाम दे दिया है और अब से हम तुम्हारे पास ही आया करेंगे, जिससे फरीदा खुश हो जाती है। और ये सब खिड़की से बिब्बो जान देख रही थी क्योंकि वो भी वालिद साहब को चाहती थी। इसके बाद अब मल्लिका अपने कमरे में थी, तब वहाँ साइमा गाना गुनगुनाते हुए आती है, जो सुनकर पहले तो मल्लिका को लगता है कि आलम की आवाज है, पर साइमा को देखकर उसका मुंह उतर जाता है क्योंकि वो आलम से अच्छा गा रही थी। मल्लिका साइमा की झूठी तारीफ करती है, पर अगले ही पल साइमा की माँ उसे आकर बताती है कि तुझे मल्लिका ने 10,000 रुपए में बेच दिया है, क्योंकि अगर तू यहाँ रहेगी तो उसकी बेटी का मुजरा फीका पड़ जाएगा, इसलिए मल्लिका तुझे कभी यहाँ रुकने नहीं देगी। तब ये सब सुन के साइमा सीधा इकबाल के पास जाती है, जिससे वो प्यार करती थी, और वो उसे सब बताकर कह देती है कि यहाँ से भाग चलते हैं। पर इकबाल तो मल्लिका का वफादार था, इसलिए वो कहता है कि नहीं, मैं तेरे लिए 10,000 रुपए लेकर आऊंगा, जिसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। तब अगले ही दिन ये बात साइमा मल्लिका को बताती है कि मैं इकबाल से प्यार करती हूँ और वो आपके पास पैसे लौटा देगा, जिस पर मल्लिका आराम से मान जाती है और कहती है कि ठीक है, उसे कह देना हमें 10,000 रुपए दे दे और तुम्हें ले जाए। अब दोस्तों 10,000 रुपए उस समय बहुत बड़ी कीमत थी और साइमा सोचने लगती है कि वो इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से लेके आएगा। फिर हम इकबाल को देखते हैं जो जुआ खेलकर पैसे कमा रहा था और वो 15 दिन का समय तुरंत पूरा करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन 15 दिन में वो सिर्फ 2200 रुपए ही जोड़ पाता है। इस पर साइमा की माँ को थोड़ा सा तकलीफ देते हुए मल्लिका मान तो जाती है। फिर हम वहीदा की बेटी को देखते हैं जो वहीदा के सांप के साथ इश्क लड़ा रही थी, और ये जब वहीदा देख लेती है तो वो तमाशा खड़ा कर देती है। अब वहाँ मल्लिका आ जाती है तो उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि महल में किसी तरह से पैसा आना चाहिए, फिर चाहे वो वहीदा से के जरिए आए या फिर उसके बेटी के जरिए। और वो वहीदा की बेटी को वहीदा का सांप दे देती है, जिसे वो देखकर वहीदा का दिल टूट जाता है। और हम ताज को देखते हैं जो अब पूरी तरीके से क्रांतिकारी बन चुका था, पर हमीद का कहना था कि ऐसे अमीर लोग क्रांतिकारी कहाँ बनते हैं। तब ताज कहता है कि आप जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इससे हमीद उसे कुछ पोस्टर देता है कि जाओ इसे बांटो। अब ताज वो पोस्टर लेकर शहर में बांटने लगता है। तभी उसकी मुलाकात आलम से होती है, जहाँ वो दोनों मिलकर काफी खुश होते हैं और फिर दोनों ही वो पोस्टर साथ में मिलकर बांटने लगते हैं। इसके बाद आलम सीधा फरीदा के पास आती है और कि आज हम फिर से ताज से मिले, और उसे लग रहा था कि फरीदा उसे आगे क्या होगा वो भी बताएगी। फिर फरीदा उसे आइडिया देती है कि अब समय आ गया है अपने दिल की बात ताज को बताने का, इसलिए वो उसे खत लिखने को कहती है कि हमें, और ये खत लिख के हमें दे देना, हम उस तक पहुंचा देंगे। फिर जब आलम फरीदा के यहाँ से आ रही थी तब उसे बिब्बो जान देख लेती है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। इधर हम वाली साहब को देखते हैं जो फरीदा और आलम की बात सुनकर समझ गए थे कि फरीदा आलम का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो फरीदा को कहते हैं कि चाहे कुछ भी कहो, मल्लिका को हराने के लिए तुम आलम का इस्तेमाल करना, वरना अच्छा नहीं होगा। इस साइड अब बीबो आलम से कहती है कि फरीदा के पास मत जाया करो, वो हमारी दुश्मन है। जिस पर आलम बताती है कि वो ताज नाम के लड़के से प्यार करती है और फरीदा अनुज तक हमारे पैगाम पहुंचाएगी। जिस पर बीबो वो खत ले लेती है और कहती है कि इसे हम पहुंचा देंगे, क्योंकि वो ताज को जानती थी
इसके बाद बिब्बो जान ये खत सीधा बुक स्टोर में लाकर दे देती है और इसी बीच उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अब इस खत में आलम ने अपने दिल की बात लिखी थी, जिसे पढ़कर ताज खुश हो जाता है। इधर अब फरीदा उस ऑफिसर को घर बुलाती है और कहती है कि हमारे पास मल्लिका के खिलाफ गवाह है और वो गवाह होती है वाहिदा। पर उसे देखते वो ऑफिसर वहां से चला जाता है क्योंकि वाहिदा कुछ भी नहीं बोल रही थी और ऑफिसर को लगता है कि रिहाना केस चाह कर भी कंटिन्यू नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ ताज अपने पिता के साथ उनके बिजनेस में हाथ नहीं बटा रहा था और उसके पिता को लगता है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ है। पर तभी ताज की फाइल से सारे पेज गिर जाते हैं और उसे देखकर पिता समझ जाते हैं कि उनका बेटा तो क्रांतिकारी बन चुका है। इधर फरीदा ने वहीदा से पूछती है कि उस ऑफिसर कार्ट राइड के सामने तुम क्यों नहीं कुछ कहा। तो वहीदा कह देती है कि कोई भी काम में मुफ्त में नहीं होता है, इसलिए मुझे ख्वाबगाह चाहिए। इधर अब हामिद एक प्लान बनाता है कि आज रात अंग्रेजी ऑफिसर अपनी सालगिरह मनाने वाला है, तो यह प्लान ये था कि बिब्बो बड़े ऑफिसर डरसन के करीब आएगी ताकि इन्हें डिपार्टमेंट की खबर मिल सके। इसके बाद हम रात को हैंडरसन की पार्टी देखते हैं, जहां होटल के दूसरी तरफ ताज ने क्रांतिकारियों को बुलाया हुआ था। तब ताज के पापा उसे समझाने लगते हैं कि ये हमारा होटल है, इसे बर्बाद मत करो, पर ताज सिर्फ आज़ादी चाहता था। अब यहाँ एंडरसन जब वॉशरूम में होता है तो वहाँ बिब्बो चली आती है और वो आते ही उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके करीब भी आ जाती है। इधर हम इकबाल को देखते हैं जो आज भी पैसों के लिए जुआ खेल रहा था। तभी पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और उसे पकड़वाने के लिए मल्लिका का ही हाथ था। तब इकबाल साइमा के पास जीते हुए पैसे दे देता है और कहता है कि मैं और पैसे ले आऊंगा, पर साइमा के सामने पुलिस वाले इकबाल को अपने साथ ले जाते हैं और ये सब ऊपर से आलम भी देख रही थी। अब आलम सीधा मल्लिका के पास हो जाती है और कहती है कि साइमा इकबाल से प्यार करती है, इसलिए उसे मत बेचो। पर इस पर मल्लिका कहती है कि ठीक है, पर ये बात मनवाने के लिए तुम्हें अपनी नौत उतराई का रस्म करवानी पड़ेगी। तो अब साइमा के लिए आलम हाँ कर देती है और ये सब बाहर से खड़ी साइमा सुन रही थी। अब इधर इकबाल जेल में अंग्रेज बहुत टॉर्चर करते हैं और कार्टराइट इकबाल से कहता है कि तुम मल्लिका के खिलाफ गवाही दे दो कि मल्लिका अंग्रेजों से गद्दारी कर रही है। साथ ही इकबाल को वो बहुत भड़काता है, पर इकबाल मल्लिका के खिलाफ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो उसका वफादार था। यह आलम ने तो नथ उतराई की रस्म के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुकी थी और ये देखकर बिब्बो जान की होश उड़ जाते हैं कि आलम इतनी आसानी से कैसे मान गई। तब बिब्बो जान बताती है कि ताज ने तुम्हारे लिए एक खत भेजा है जिसमें वो आज रात तो उन्हीं से मिलने के लिए बुला रहा है। इस पर आलम कहती है कि हाँ, उससे वो आखिरी बार मिलने जरूर जाएगी। फिर जब आलम ताज से मिलने पहुंचती है तो हम ताज को देखते हैं जो क्रांतिकारियों के साथ लगा हुआ था, इसलिए वो आलम से मिलने नहीं आ पाता और आलम वहां एक खत रखकर वहीं से चली जाती है। फिर वहां से जाने के बाद आलम अब अपनी नत उतराई की तैयारियों में लग जाती है। इसके बाद साइमा फैसला करती है कि आलम ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो भी कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे आलम भी उसे याद रखे। इधर अब फरीदा एक खत लिखती है और सीधा आलम तक पहुंचा देती है कि ये ताज ने भेजा है, जिससे कि फरीदा मल्लिका को एक नया झटका देने की तैयारी में थी। अब आलम को वो खत मिलता है और फरीदा की दासी कह देती है कि आप यहाँ से निकल चलिए, बाकी सब फरीदा आपको समझा देगी। तभी वहां साइमा भी आ जाती है और वो भी यह सब कहते हुए देख लेती है और फिर कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब जैसे ही बिब्बो जान आलम के पास आती है तो देखती है कि आलम तो यहाँ से भाग चुकी है और अब आलम सीधा एक बग्गी में फरीदा से मिलती है और फरीदा उसे यहाँ से भागने के लिए हौसला देने लगती है। साथ ही वो आलम को एक पल के लिए सोचने तक का मौका नहीं देती कि वो सही कर रही है या गलत। और फरीदा का कहना था कि प्यार में तो सब कुछ जायज है, गलत हो या सही। इधर बिब्बो जान अब मल्लिका के पास आती है और बताती है कि आलम भाग चुकी है, जिसके बाद महफिल की सारी लाइटें बुझा जाती है और मल्लिका की नाक से खून बह रहा था। वही हम फरीदा को देखते हैं जो आलम को भगाकर काफी खुश थी। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। सो दोस्तों, जल्द ही आपको हीरा मंडी के बाकी सारे एपिसोड्स मिलने वाले हैं एक वीडियो में। सो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच।